Looking to master the concept of gravitation for your upcoming IIT NET CET Board's Physics Exams Ignited Minds Tutorials has got you covered with their comprehensive video series on the topic. Whether you're a student of the CBSE or MH State Board, these videos are designed to help you understand the key concepts, derivations, and competition questions related to gravitation. The series covers all the important topics, including the universal law of gravitation, gravitational potential energy, escape velocity, and much more. With clear explanations and examples, these videos are a valuable resource for anyone looking to excel in their physics exams. So, whether you're studying for your 11th board exams or preparing for competitive exams like IIT and NET, be sure to check out Ignited Minds Tutorials Gravitation series to enhance your understanding of this important topic. With these videos, you'll be well equipped to tackle any questions related to gravitation with confidence and precision. Don't miss out on this opportunity to strengthen your physics knowledge and ace your upcoming exams. Okay, बच्चा बड़ी we are going to start with gravitation for 11th standard. एक important chapter है इसलिए क्योंकि इसका बहुत सारा कुछ आप पढ़ चुके हैं 9th स्टैंडर्ड में, सीबीएसई में या 10th स्टैंडर्ड में स्टेट बोर्ड में. ठीक है, तो ग्रेविटेशन हमको मालूम है कि सिर्फ एक ऐसा फोर्स नहीं है जो सिर्फ अर्थ और किसी बॉडी में एग्जिस्ट करता हो. ठीक है, अंटिल 6th, 7th और 8th स्टैंडर्ड आपके लिए ग्रेविटी मतलब क्या होता था कि अर्थ और किसी बॉडी में गुरुत्वाकर्षण जिसको हम बोलते हैं. ठीक है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इट प्राइमरली एग्जिस्ट बिटवीन एनी बॉडी एंड द अर्थ. लेकिन ऐसा नहीं है, इट एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू बॉडीज वेरेवर दे आर. ठीक है, wherever they are in space between any two bodies there will always be a gravitational force. ठीक है, तो अलग अलग ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं भाई साहब, और इस ग्रेविटेशनल फोर्स को अपन जब कैलकुलेट करते हैं तो g m1 m2 by r square आता है, where g is the universal gravitational constant. So these are things that are there. इस डेरिवेशन में न्यूटन का बहुत बड़ा हाथ था, लेकिन उसके पहले एक और साइंटिस्ट हुए थे. साइंटिस्ट क्या बोलेंगे, हम उनको एस्ट्रोलॉजर बोलेंगे, जिनका नाम था केपलर. और केपलर ने कुछ लॉज दिए थे. केपलर के लॉज से न्यूटन ने ये इनवर्स स्क्वायर लॉ डिराइव किया. ठीक है, एक्चुअली में जितने भी आपके फोर्सेस हैं, ठीक है, आपके जितने भी भाई साहब फोर्सेस हैं, उन सारे फोर्सेस में जितने भी आपके फोर्सेस हैं भाई साहब, ठीक है, ऑल फोर्सेस में जितने भी आपके, उनमें नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं. ऑल नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, सारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में ये इनवर्स स्क्वायर लॉ एप्लीकेबल होता है. ठीक है, फॉर ऑल नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस द इनवर्स स्क्वायर लॉ इज एप्लीकेबल. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, अभी ये इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में क्या क्या आ जाएगा, जहां पे बॉडीज का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है. ठीक है, बट देयर एग्जिस्ट इधर रिपल्सिव और एन अट्रैक्टिव फोर्स. ठीक है, तो इसमें कौन कौन से फोर्सेज आ जाएंगे, बोलो बताइए, कौन कौन से फोर्सेज आ जाएंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा भाई साहब, ग्रेविटेशनल फोर्स. और क्या आ जाएगा बोलो? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगा जो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में एग्जिस्ट करता है. और क्या आ जाएगा बोलो? मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा भाई साहब. ठीक है, और क्या आ जाएगा बोलो? न्यूक्लियर फोर्स. न्यूक्लियर फोर्स जो एटम के अंदर है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे हैं और पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस अंदर एटम में है. ठीक है, तो उसके बीच में जो आपका फोर्स, तो ये सारे आपके नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं. फोर्सेज आपके दो टाइप के होते हैं, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट. ठीक है, ये सारे आपके भाई साहब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं. और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज में, तमाम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज में आपकी फोर्स की इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी हमेशा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज रहेगी. यहां पे जैसे अगर आप देखोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम्स लॉ क्या बोलता है? दिस विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई r का स्क्वायर. ये हो गया आपका k, वही कांस्टेंट q1 q2 अपॉन r का स्क्वायर. अगेन देखो यहां पे प्रोपोर्शनलिटी फोर्स की r स्क्वायर के साथ है. ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है. जितने भी आपके नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं, all these will have an inverse proportionality with the square of the distance between them. Are we clear to this one people? हम समझ में आता? ओके ओके ओके. तो अपन को अभी क्या क्या पढ़ने को मिलेगा भाई साहब? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो दीज आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल. ठीक है, ओके ओके ओके. द टेंडेंसी ऑफ बॉडीज टू अट्रैक्ट वन अनदर बाय वर्च्यू ऑफ देयर मास इज नोन एज ग्रेविटेशन. ठीक है, तो वही वर्च्यू ऑफ देयर, हर एक बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा है. ठीक है, जैसे इस चेयर का इस वॉल के साथ, एक इस टेबल का इस वॉल के साथ एक अट्रैक्शन है, लेकिन दोनों भी अपनी जगह से नहीं हिल रहे हैं क्योंकि ये जो फोर्स है वो बहुत कम है. ठीक है, फोर्स बहुत कम क्यों है? क्योंकि इस फोर्स में एक मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है
जिसको अपन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, और जिसकी वैल्यू कितनी है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये जो 10⁻⁻11 है ये कैंसिल ही नहीं होता भाई साहब, ठीक है। तो इतना बड़ा 10⁻11 मतलब 1 अपॉन, आप 11 बार जीरोस को गिनोगे, ठीक है। तो ये कैंसिल नहीं होता, जिसके वजह से तो ये जो बाहर जो गाड़ियां खड़ी है, एक गाड़ी और दूसरी गाड़ी में ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है भाई साहब। बट आर दे मूविंग ड्यू टू दिस ग्रेविटेशनल फोर्स? नो, बिकॉज देयर मासेस आर वेरी लेस एज कंपेयर टू दिस एंटायर थिंग, ठीक है। ये जो F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर का स्क्वायर है, ये सब तो भाई साहब ठीक है, लेकिन इसके साथ कैंसिल आउट ही नहीं हो रहा है, जिसके वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स हो रहा है वो इतना कम है कि उसके वजह से हम कोई एक्सेलरेशन नोटिस ही नहीं कर पा रहे, ठीक है। ओके, सो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, every body or mass in the universe attracts every body or mass in the universe. So between any two bodies, irrespective of their size, irrespective of their position, there will always be a gravitational force existing, ठीक है, as per Newton, ठीक है। ओके, तो आपका भाई साहब सिमिलैरिटीज बिटवीन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड कूलम्स लॉ। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है भाई साहब, ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे कूलम्स लॉ, ये भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, और कूलम्स लॉ क्या बोलता है भाई साहब, कूलम्स लॉ बोलता है कि दो चार्जेस के बीच में अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर, ठीक है, विच कैन बी रिटन एज K Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। ये हो गया भाई साहब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर लाइक चार्जेस है तो रिपल्सिव होगा, अगर अनलाइक चार्जेस है तो अट्रैक्टिव होगा भाई साहब, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स, दैट इज इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस। तो ये लाइन है जो चार्जेस को ज्वाइन कर रहे हैं, इट विल एक्ट अलोंग दिस लाइन, एक सेंट्रल फोर्स है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, मतलब आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 है भाई साहब। यहां पे आते हैं हम, देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स, तो यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है भाई साहब, G m1 m2 बाई R का स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द masses of the two bodies. Gravitational force is also called the central force, that is the force acts along the line joining the center of the masses, ठीक है। Gravitational force is directly proportional to the mass of the objects, ठीक है। Electrostatic force is inversely proportional to the square of the distance between them. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भाई साहब क्या हो जाएगा, 1/r स्क्वायर हो गया। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स इज बेसिकली 1/r का स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। ओके, तो कूलम्स लॉ और न्यूटन्स लॉ में ऑलमोस्ट सिमिलरिटी है। कूलम्स लॉ है दो चार्जेस को लेकर, और न्यूटन्स लॉ है दो मासेस को लेकर, ठीक है। बाकी इनवर्स स्क्वायर लॉ दोनों में एप्लीकेबल है। कूलम्स लॉ में कांस्टेंट लगता है क्या, आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹, और न्यूटन्स लॉ में आपका जो कांस्टेंट लगता है वो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। यूनिट्स हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। बट दीज आर द थिंग्स ऑलमोस्ट सिमिलर है, और ऐसा ही सिमिलरिटी आपको मैग्नेटिक फोर्स में भी मिलेगा, ऐसा ही सिमिलरिटी आपको न्यूक्लियर फोर्स में भी मिलेगा। जहां पे भी दो बॉडीज में या जो जो कंसर्न चीजें हैं उनके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, वहां पे ही आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा। द सेंट्रल आइडिया हियर इज द इनवर्स स्क्वायर लॉ व्हिच स्टेट्स दैट द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज इन कंसर्न, ठीक है, क्लियर है। ओके ओके ओके, ओके। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भाई साहब क्या है आपका, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नथिंग बट F इलेक्ट्रोस्टैटिक इज K Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। ये जो K की वैल्यू है ये क्या हो जाएगी भाई साहब, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू है कितनी, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। ये आपका भाई साहब देखो, ये शायद आप याद ना रख पाए, सिंपल सी बात है, अगर ये याद नहीं रहा तो क्या, लेकिन ये याद रखना पड़ेगा 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। ये अगर आपका याद नहीं है तो आप देख लो, ये K को इधर रखो, K को इधर रखो भाई साहब, इसको इधर शिफ्ट करो, तो ये हो गया कितना, FR स्क्वायर,
अपॉन Q1 Q2, है कि नहीं? ये हो जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। एफ की वैल्यू न्यूटन में होती है, ये हो गया आपका मीटर स्क्वायर, और Q1 Q2 मतलब आपका हो गया कूलम स्क्वायर। तो के की वैल्यू की यूनिट क्या हो जाएगी भाई साहब? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है? इसी तरह से भाई साहब ग्रेविटेशन का देख लो भाई साहब, आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटी का भाई साहब वैल्यू कितना आ रहा है? 6.67 इंटू 10⁻11। ये आपको याद रखना है, ठीक है? लेकिन यूनिट आपको जरूरी नहीं है आप याद रखें, फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा भाई साहब, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर का स्क्वायर। तो भाई साहब जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? F आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, ठीक है? तो जी की वैल्यू यहां पे कितनी हो गई बोलो? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन यहां पे केजी का स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर, ठीक है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आर वी क्लियर? तो ये जो दो यूनिट्स हैं ये ऑब्वियसली बड़े बड़े यूनिट्स हैं और आपको याद ना रहे, लेकिन अगर याद नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको वैसा इजीली डिराइव करके लिख सकते हैं, ठीक है? ऑल यू नीड टू रिमेंबर इज द वैल्यूज। जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 है, और भाई साहब आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का के का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ है, ठीक है? ठीक है यार, ये मेरे को बहुत ओके। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटी, क्या ना बोल, क्या ना, क्या है ये, क्या जूता पहना है भाई साहब? द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट वाज डिटरमिन्ड बाय कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट। ये एक एक्सपेरिमेंट था इन 1798, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एक्सपेरिमेंट है, वी विल डिस्कस अबाउट दिस। द वैल्यू ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट इज इतना। सीजीएस यूनिट में ले लो भाई साहब, सीजीएस यूनिट मतलब सेंटीमीटर। तो अगर इसमें लेना है तो आपका भाई साहब न्यूटन चेंज हो जाएगा डाइन, और भाई साहब मीटर चेंज हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, और आपका भाई साहब केजी चेंज हो जाएगा ग्राम में। क्या इसको कर पाएंगे? विल यू बी एबल टू डू इट? कैसे कैसे? एक एक कॉन्सेप्ट लगता है, क्या होता है वो? यूनिट्स एंड डायमेंशंस में पढ़ा था आपने, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, ये होता है भाई साहब आपका कांस्टेंट, ठीक है? तो n1u1 इज इक्वल टू n2u2, ठीक है? अभी समझ लो भाई साहब, आपने एसआई यूनिट को इस तरफ रखा है, तो ये एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट में कितना है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये क्या है आपका भाई साहब? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर, ठीक है? यहाँ पे आपको n1 की वैल्यू निकालनी है। यूनिट क्या है आपका? बताइए। न्यूटन की जगह पे हो जाएगा भाई साहब डाइन, ठीक है? डाइन मीटर की जगह पे हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, और केजी की जगह पे हो जाएगा पर ग्राम का स्क्वायर, ठीक है? क्लियर है? तो n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इसको एक साइड में रखो, इसके ऊपर भाई साहब न्यूटन, न्यूटन के नीचे डाइन डाल दो भाई साहब, ठीक है? डाइन, डाइन, ठीक है? ओके, उसके बाद क्या हो जाएगा भाई साहब? मीटर स्क्वायर के नीचे क्या डालोगे? सेंटीमीटर स्क्वायर, और केजी पर केजी स्क्वायर के नीचे डालो आप पर ग्राम स्क्वायर। अब इसको कर लो भाई साहब। देखो न्यूटन की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक न्यूटन मतलब हो गया आपका 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड 1 डाइन हो गया आपका क्या? 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों को डिवाइड करो भाई साहब, तो 1 न्यूटन अपॉन 1 डाइन, ये कितना हो जाएगा? 1000। यहां पे ही भाई साहब फैशन पराड कराना है इनको भाई। ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका 100 सेंटीमीटर, ठीक है? प्रॉब्लम है, कुछ बोल भी नहीं सकते भाई साहब। 6⁻², ठीक है? अपॉन भाई साहब ये हो गया 1 ग्राम टू 1 सेंटीमीटर। बचपन से ही बच्चों को कंफ्यूज रखो भाई साहब, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है ये आवाज कहां से आ रही है। सबके जूतों में से आवाज नहीं आ रही, मेरे जूतों में से आवाज आ रही है। बचपन से बच्चों को कंफ्यूज रखो, है ना? वो लोग सोचे कि यार उसको मजा आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है भाई साहब, वो कंफ्यूज है। ओके, ये हो गया आपका ग्राम, और ग्राम सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵, ठीक है? 1 न्यूटन अपॉन 1 डाइन, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, ठीक है? 10⁵ डाइन। क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके, और ये जो आप कर रहे हैं ना बचपन से ही, यही आपके चॉइसेस डिटरमिन करेंगे। एक भद्दा सा आवाज निकल रहा है, चाचू चाचू, आपके म्यूजिक के चॉइसेस भी ना ऐसे ही हो जाएंगे। बड़े होके भी ना वही 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का, यही करेंगे आप। और क्या कर सकते हैं हम? और क्या कर सकते हैं? ये यही हमारा म्यूजिक का चॉइस यहां से डिटरमिन हो रहा है ना, परवरिश में ही हो रही है भाई साहब। चाचू चाचू, वही 4 बोतल वोडका, बस यही यही ट्रांजिशन है।
ओके, आर वी क्लियर? 1 न्यूटन की वैल्यू कितनी हो गई? 10⁵ डाई। ओके, तो आपका भाई साहब यहां पे क्या लिख सकते हैं? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन की जगह पे कितना हो गया भाई साहब? 10⁵ डाई, ठीक है, और ये हो गया आपका डाई। ओके, इंटू मीटर स्क्वायर बाय सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अभी आपका 1 मीटर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई साहब? 10⁴ सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। 10⁴ सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू kg⁻², kg⁻² मतलब, और ये ऊपर ग्राम⁻², ठीक है। केजी आपका भाई साहब कितना होता है? 1 kg इज इक्वल टू 10⁵2 ग्राम्स। तो 1/1 kg विल बी इक्वल टू 1/10⁵2 ग्राम्स, है कि नहीं? हाँ, kg 1/kg विल बी इक्वल टू 1/, अरे हाँ सर, 10⁵3, ठीक है। तो अपन यहाँ पे kg⁻⁻1 विल बी इक्वल टू 10⁻⁻3, है कि नहीं? समझ में आ रहा है ये? तो kg⁻² कितना हो जाएगा भाई साहब? kg⁻² विल बी 10⁻⁻6, ठीक है। ओके, चलिए यहां पे अपन क्या लिख सकते हैं? kg⁻² की जगह पे 10⁻⁻6, ठीक है, g-2/g-2। सिंपल, हम समझम ये सब भाई साहब कैंसिल हम, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? n1 की वैल्यू बोलो। n1 की वैल्यू हो गई 6.67 इंटू 10⁻11, 10⁵5 इंटू 10⁴, ये हो गया 10⁹9, 10⁹9 माइनस 6 तो हो गया 3, तो 10⁻11 प्लस 3, तो ये हो गया 10⁻11 प्लस 3, ठीक है। और तो ये हो गया n1 की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻8। मतलब अगर आपको डाइन्स में लेना है तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6.67 इंटू 10⁻8। आपका भाई साहब न्यूटन की जगह पे आप क्या लिखेंगे? न्यूटन के जगह पे लिखेंगे आप डाइन, ठीक है, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम का स्क्वायर, ठीक है। और ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम का स्क्वायर, डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है, बहुत इजी है वैसा। डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? अरे कैसे निकालते हैं रे बाबा, ठीक है। जी आपका क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या हो गई? जी m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। जी की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी? एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया फोर्स, फोर्स मतलब हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, इंटू आर का स्क्वायर अपॉन भाई साहब ये हो गया आपका क्या? डायमेंशन आपका क्या हो जाएगा? मास का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका मास का स्क्वायर, ठीक है। ओके, फोर्स अभी यहाँ पे देखो मास इंटू एक्सेलरेशन मतलब कितना हो जाएगा भाई साहब? मास, ये हो गया आपका मास, एक्सेलरेशन मतलब L-T-2, और ये हो गया L का भाई साहब स्क्वायर, ये हो गया आपका M का स्क्वायर, ठीक है। तो ये और ये भाई साहब कैंसिल हो गया, यहाँ पे L स्क्वायर और ये हो गया कितना? तो m⁻⁻1 हो गया, ठीक है। और क्या बचा? देखो L⁻2 और 1, तो L⁻3 हो गया और हो गया T⁻², तो ये हो गया आपका भाई साहब G का डायमेंशन। सिंपल, ठीक है। ओके ओके ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इट इज गोइंग टू सप्लीमेंट, इट इज गोइंग टू रिमेन द सेम थ्रू आउट, ठीक है। नो मैटर विच पार्ट ऑफ यूनिवर्स यू आर इन, दिस इज गोइंग टू रिमेन द सेम। ठीक है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ gravitational constant? The gravitational constant has the numerical value of gravitational force between two mass bodies separated by a unit distance, ठीक है। तो gravitational constant हो गया the value of g is independent of the mass, ये independent है, आपके जो bodies involved हैं उससे उनके मास कितने हैं, बड़े हैं छोटे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज गोइंग टू हैव द सेम वैल्यू ऑफ 6.67 इंटू 10⁻11, ठीक है। ओके, मास, साइज, शेप एक्सेट्रा ऑफ द बॉडीज, द वैल्यू ऑफ जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम। किस मीडियम में है भाई साहब बॉडीज, ठीक है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम। द वैल्यू ऑफ जी इज वेरी स्मॉल, सो ग्रेविटेशनल फोर्सेज आर स्मॉल अनलेस वन और बोथ द मासेस आर लार्ज, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस काफी स्मॉल होंगे। ओके,
According to Newton's law of gravitation, every body or mass in the universe attracts every other body with a force directly proportional to the product of their masses. तो force भाई साहब क्या हो जाएगा? Directly proportional to the product of their masses, ठीक है? And inversely proportional to the square of the distance between them. Inversely proportional to the square of the distance between them. ठीक है? क्लियर है भाई साहब? तो F12 मतलब कैसा है देखो, समझो ये बॉडी है आपका 1 और ये बॉडी 2, ठीक है? तो ये F12 मतलब क्या है? द ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2, मतलब इस डायरेक्शन में, ठीक है? ये हो गया भाई साहब F12, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी 1 ड्यू टू 2 इज F12, ठीक है? एट द सेम वे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1 विल बी व्हाट? F21, तो ये वाला इस डायरेक्शन में होगा। अगर आप देखोगे दोनों भाई साहब ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, विच इज व्हाट G m1 m2 by r का स्क्वायर, whatever is the distance between them, ठीक है? So they will be having opposite directions, but they will, तो यहां पे आपका भाई साहब क्या हो जाएगा? F12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? G m1 m2 by r का स्क्वायर, F21 की वैल्यू माइनस G, एक को आपको पॉजिटिव लेना है, दूसरे को आपको नेगेटिव लेना है। तो मैं अगर आपसे सवाल पूछूं कि भाई साहब पॉजिटिव और नेगेटिव अगर इक्वल इन मैग्नीट्यूड है तो रिजल्टेंट फोर्स तो जीरो हो जाएगा, वो क्यों नहीं हो रहा है? मतलब दो बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। बताइए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, एक प्लस में एक माइनस में, दोनों को ऐड करोगे तो जीरो हो जाएगा ना भाई? विल इट नॉट बी जीरो? So it means that between any two bodies there will be no gravitational force. Hi, how are you? एक मिनट श्रेया जी, क्या है उधर दिखाइए। ठीक है, फॉर्मूलाज लिखा है आपने ट्रिग्नोमेट्री का, 6 फॉर्मूलाज है, ये भी याद नहीं रह सकते तो मतलब यहां पे है क्या फिर मूसा? फॉर्मूलाज लिखा है आपने, ट्रिग्नोमेट्री पे आपका टेस्ट है ना, इतना भी याद नहीं रहेगा सीरियसली? और 2 बार मैं करवा चुका हूं इसको, मतलब आप अगर क्लास में भी अटेंटिव रहेंगे तो भी होना चाहिए। पैथेटिक। क्यों यहां पे नहीं रहेगा मालूम है? क्योंकि यहां पे ऑलरेडी लोड है बहुत ज्यादा। आप अगर मतलब मुझे अगर इस पेन को पकड़ना है और स्टेपलर को भी पकड़ना है और इसको भी पकड़ना है तो सब नहीं हो सकता, एक को छोड़ना पड़ेगा, तो नहीं हो सकता। आप अपने माइंड में 6 फॉर्मूलाज इसलिए नहीं बैठा पा रहे क्योंकि ऑलरेडी वहां पे लोड है रील्स का और पता नहीं क्या क्या सोशल मीडिया में और क्या क्या बकवासों का वहां पे भाई साहब जमघट है, उसलिए वो स्पेस नहीं बन पा रहा है। और ये ट्रेजेडी आपके साथ नहीं है, लगभग सबके साथ है, आपके साथ थोड़ी ज्यादा। 6 फॉर्मूलाज आप सिर्फ लिख कर लाए चिट में। ओके, तो यहां पे भाई साहब ये जीरो क्यों नहीं हो सकता? बताइए, जीरो क्यों नहीं हो सकता? अरे भाई साहब जीरो क्यों नहीं होगा? तुम्हारे सामने तो दिखा रहा हूं जी, एक है माइनस है, जीरो जाना चाहिए भाई साहब, ऐड करोगे तो कहीं नहीं होगा। देखो सिंपली सोचो भाई साहब, यहां पे इस बॉडी पे फोर्स लग रहा है, ये वाला जो फोर्स है वो इस बॉडी पे है और ये वाला जो फोर्स है वो इस बॉडी पे है। अगर एक ही बॉडी पे दोनों फोर्सेस लगते तो कैंसिल होता था, लेकिन एक बॉडी पे ये वाला फोर्स लग रहा है, दूसरे वाले बॉडी पे ये वाला फोर्स लग रहा है। जो फोर्सेस हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन तो हैं, बट दे आर एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज, नॉट ऑन द सेम बॉडी। इफ दे वुड हैव बीन एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी देन द रिजल्टेंट वुड हैव बीन जीरो। ठीक है, अगर कोई बॉडी होती यहां पे जिसमें इधर एक फोर्स लग रहा है F और इधर एक फोर्स लग रहा है माइनस F, तो ऑब्वियसली इसका रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। लेकिन ये जो दोनों फोर्सेस हैं वो दोनों डिफरेंट बॉडीज पे लग रही है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके, ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे F12 अगर मैं वेक्टर देखो, अगर स्केलर फॉर्मेट में लिखूं तो क्या होगा बोलो? F इज इक्वल टू G m1 m2 बाई R का स्क्वायर। क्यों बोल रहे हैं हम यहाँ पे स्केलर फॉर्मेट?
बिकॉज वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड। यहाँ पे अपन कैलकुलेशन करेंगे m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर, जो भी वैल्यूज होगा, और g की वैल्यू डालेंगे। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे इसका वेक्टर फॉर्मेट चाहिए तो मुझे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन, तो लेट्स से यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में r12 है, ठीक है। यूनिट वेक्टर कुछ नहीं है, i j k कैप जो होता है वही है यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे अगर हम f लिख रहे हैं तो दिस विल बी g m1 m2 यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर अपॉन भाई साहब इधर लिखते हैं अपन, यहाँ पे देखो ऊपर नीचे अपन ने r से मल्टीप्लाई कर दिया है, समझ में आ रहा है? देखो ये r स्क्वायर है ना, r स्क्वायर है, तो ऊपर नीचे अगर मैं यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल बी g m1 m2 r यूनिट वेक्टर अपॉन r का क्यूब। लेकिन r का क्यूब नहीं करना है तुम्हें, ध्यान दो, यहाँ पे r का क्यूब नहीं करना है। वेक्टर में लिखने जाएंगे तो ऐसा ही हो जाएगा ना भाई साहब, ऊपर नीचे मैंने क्या कर दिया, r से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो आपका भाई साहब इस तरह से दिखेगा ये, लेकिन r का क्यूब नहीं करना है, स्क्वायर ही काफी है, ठीक है। हाँ, डायरेक्शन आपको डिटरमिन करना पड़ेगा। ओके, सो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू मासेस। अगर दो मासेस हैं यहाँ पे, इनके बीच में जो लाइन है उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करता है। इट विल नॉट बी लाइक दिस, ऐसे नहीं जाएगा ये भाई साहब ऐसे नहीं जाएगा, ये सीधा दोनों को जो लाइन कनेक्ट कर रहा है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दोनों के बीच में, उसी लाइन पे ये ग्रेविटेशनल फोर्स एप्लीकेबल होगा। आर वी क्लियर? ठीक है, क्लियरम। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। देखो आपने कौन कौन से नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस पढ़े अभी? इरशाद, क्या क्या था? ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक और ओके। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का इन तीनों फोर्सेस से एक डिफरेंस है। क्या है वो डिफरेंस? कि इन तीनों फोर्सेस में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों भी हैं। ग्रेविटेशन में सिर्फ अट्रैक्टिव है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, इट विल नेवर बी रिपल्सिव। दो चार्जेस को ला रहे हैं आप, अगर ये प्लस और प्लस है तो क्या होगा? रिपल्सिव होगा ना। अगर प्लस और माइनस है तो अट्रैक्टिव होगा। मतलब चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इट कैन बी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। ये भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। मैग्नेट्स को ला रहे हैं आप, नॉर्थ और नॉर्थ को रखा तो रिपल्स करेगा, नॉर्थ और साउथ को रखा तो अट्रैक्ट करेगा। मतलब मैग्नेटिक फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। इसी तरह से न्यूक्लियर फोर्स भी है। तो बाकी सारे जहां पे भी चार्जेस और पोल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, द फोर्सेस कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। लेकिन आपका ग्रेविटेशनल फोर्स विल ऑलवेज बी अट्रैक्टिव इन नेचर। सो द डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड अदर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस इज दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, whereas other non-contact forces can be attractive or repulsive in nature. Are we clear? बहुत बढ़िया भाई साहब। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज जनरेटेड एज एन एक्शन रिएक्शन पेयर। तो यहाँ पे हम एक्शन रिएक्शन पेयर क्यों लिख रहे हैं? बस अब एक को अगर आपने F12 लिख लिया तो दूसरे को आप क्या लिखेंगे भाई साहब? F-12, है ना, ये आपका 2-1। क्लियर है? क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब? एक्शन रिएक्शन, जैसे मैं अगर इसको पुश कर रहा हूं, ठीक है, एक पैसे का ये इल्लनी वाला पूरे दिन भी पुश करता रहूंगा, लेकिन मैं पसीने से तर हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि देयर इज अ फोर्स दैट आई विल बी एक्सपीरियंसिंग फ्रॉम द वॉल एज वेल। क्योंकि जितना मैं यहाँ पे फोर्स डालूंगा, द वॉल इज ऑल्सो गोइंग टू एक्सर्ट अ फोर्स ऑन मी। ठीक है, तो ये जो फोर्स मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं, इसके वजह से मैं थक जाऊंगा। ठीक है, सो दिस इज एन एक्शन रिएक्शन पेयर। इसी तरह से ग्रेविटेशन ही है सब। ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम। कोई फर्क नहीं पड़ता आपका एयर है या नहीं, कोई मीडियम वाटर है या नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम। मीडियम जो है उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में मीडियम का इन्वॉल्वमेंट है, आप आगे चल के पढ़ोगे। ये जो आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये भाई साहब मीडियम से रिलेटेड है। अगर आपका भाई साहब वैक्यूम या एयर है तो ये एप्सिलॉन नॉट होगा, अदरवाइज इट विल हैव अ डिफरेंट वैल्यू। इसी तरह से आपका मैग्नेटिक फोर्स भी है, मीडियम से इंपैक्टेड होते हैं ये, ठीक है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स का मीडियम से कोई इंपैक्ट नहीं है, ठीक है। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेटिव फोर्स? हाँ, पाथ पर डिपेंड करेगा, इट विल डिपेंड ऑन द पाथ। ठीक है, तो आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक होता है, और एक होता है भाई साहब किस पाथ से आप गए हो, वो होता है। कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा होता है भाई साहब? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करने वाला। ठीक है, तो इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, मेरा ये व्यक्तिगत ओपिनियन है, और मैं किसी साइंटिस्ट के अगेंस्ट में नहीं हूं, कि न्यूटन का ये जो ग्रेविटेशन पे डिस्कवरी था, इसमें थोड़ी बहुत चोरी इन्वॉल्व थी। ठीक है, ये हम आगे चलकर देखेंगे कि, अब ये मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है। अदरवाइज
व्हेन यू टॉक अबाउट केपलर्स लॉ, केपलर भाई साहब न्यूटन के बहुत पहले आए, उन्होंने भाई साहब ये प्रूव किया था कि अगर कोई प्लैनेट है जो घूम रहा है सन के आजू बाजू, तो उसका जो स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द रेडियस ऑन द ऑर्बिट ऑन विच इट इज रिवॉल्विंग। और आप आगे चलकर देखोगे यहां से ही आपको बड़े आराम से ये वाला डेरिवेशन मिल जाएगा, बहुत आराम से, ठीक है। तो देखो भाई साहब, अगर मतलब अगर मैं न्यूटन को क्रेडिट ना भी दूं तो कम से कम इतना क्रेडिट तो उसका है कि इसमें से उसने ये निकाल लिया, ठीक है, इतना क्रेडिट तो बनता है, ठीक है। ही स्मार्ट एनफ टू जस्ट लुक एट अ फॉर्मूला एंड डिराइव दिस। और ये फॉर्मूला सिर्फ ग्रेविटेशन पे ही नहीं लगा, ये फॉर्मूला आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे भी लग गया, सारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस पे ये वाला फॉर्मूला आपका लग गया, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर न्यूटन ने केपलर को पढ़ा रहेगा, ठीक है, तो बड़े आराम से आप इसको डिराइव कर सकते हैं, आप भी इसको बड़े आराम से डिराइव कर सकते हैं। केपलर ने ये बोला था कि भाई साहब कोई भी जो प्लैनेट है, तो सन ऐसा फोकस है, ये इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है, तो ये एक एवरेज डिस्टेंस है भाई साहब, देखो ये एवरेज डिस्टेंस है। तो एवरेज डिस्टेंस को अगर मैंने आर मान लिया, तो एक प्लैनेट का जो टाइम लगता है टू मूव अराउंड द सन, वन रेवोल्यूशन, उसको अगर अपन ने टी बोला और उसका एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन है आर, तो टी स्क्वायर की वैल्यू भाई साहब आर क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा। और इसी से आप इसको बड़े आराम से डिराइव कर सकते हो मैथमेटिकली, ठीक है, बड़े आराम से भाई साहब इसको डिराइव किया जा सकता है। तो वेदर न्यूटन डिड दिस और नॉट, वी आर नॉट अवेयर, बट इवन इफ ही डिड दिस, ही वाज स्मार्ट एनफ टू डू इट, ठीक है। हमारे सामने तो बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, लेकिन आर वी एबल टू ग्रास्प इट एंड पुट इट टू प्रॉपर एप्लीकेशन, इट डिपेंड्स, ठीक है। अभी दो बार एक चैप्टर करवाने के बाद भी लोग भाई साहब चिट में सिर्फ फॉर्मूलाज लेके लाते हैं, तो सामने तो सारी चीजें पड़ी हुई हैं भाई साहब, लेकिन इधर एसिमुलेट हो रहा है कि नहीं, दैट डिपेंड्स, ओके। चलिए, द रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ गिवन